Hello everyone, welcome back to Bios 3. So we have our ongoing series of nerve cell and about the membrane potential. So this is the part of that series. और इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. इससे पहले मैंने आपको मेम्ब्रेन पोटेंशियल का, वोल्टेज का और इन सब चीज़ों का बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्लियर कर दी थी. सो इफ़ यू हैव नॉट सीन दोज वीडियोज़ आप उनको देखो. एंड विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटिफुल लेक्चर. कुछ बेसिक चीज़ें हम ऑलरेडी हमारी प्रीवियस वीडियो में देख चुके थे. फॉर एग्जाम्पल मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, व्हाट इज़ दिस मेम्ब्रेन पोटेंशियल, है ना. सो इफ़ यू हैव नॉट सीन दोज प्रीवियस वीडियोज़ आई सजेस्ट यू कि आप पहले वो देख लो. फिर भी यहाँ पर आई विल गिव यू अ ब्रीफ. मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है और कहाँ देखने को मिलता है. तो ये हमें देखने को मिलता है इन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ your excitable cells. प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्साइटेबल सेल्स. ठीक है क्या, एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है विच इज फाउंड अक्रॉस दी मेम्ब्रेन. तो जो एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारा मसल सेल हो गया, हमारा न्यूरॉन हो गया, ठीक है, नर्व सेल हो गया, तो इसमें जो वोल्टेज होती है उसको हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. राइट. तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल को आप कैसे बता सकते हो, मैंने पहले भी ये चीज़ बताई थी. सपोज वी हैव अ बैटरी, है ना, और इसके अंदर वोल्टेज स्टोर्ड है. तो जब आप इसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को एक वायर के साथ कनेक्ट करोगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे. इसकी वजह से क्या होगा, आपका करंट प्रोड्यूस होगा. राइट. सो द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, उसी को हम करंट कहते हैं, है ना. लेकिन जब आप बात कर रहे हो, when you are talking about the living cells, जब आप लिविंग सेल्स की बात करते हो तब क्या होता है, तब जो फ्लो, यहाँ पर अब हम बात करेंगे फ्लो ऑफ आयंस. वी विल टॉक अबाउट फ्लो ऑफ आयंस. तो यहाँ पर जो आयंस का फ्लो है दैट विल कॉन्स्टिट्यूट योर इलेक्ट्रिक करंट. तो वैसे आप इस केस में इलेक्ट्रॉन के फ्लो की बात करते हो, यहाँ पर हम आयंस के फ्लो की बात करते हैं. ठीक है. अब जो आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, इसके भी तरीके हो सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं फॉर्म्स ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल. ठीक है, फॉर्म्स ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल. हो सकता है ये तब हो व्हेन योर नर्व सेल इज एट रेस्ट. ठीक है, ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन, जब कोई भी सिग्नल ट्रेवल नहीं हो रहा है, या फिर जब आप उसको स्टिम्युलेशन दे दो. सो अपॉन स्टिम्युलेशन. Right. So when it is at rest, it is known as resting membrane potential. And when you stimulate it, तो मैंने दो तरीके का बताया था. It can be graded potential और action potential. Graded वो होता है which is for short distance communication. Right. Short distance communication. Action potential is for long distance communication. राइट. अब आप ऐसे देखो, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस तरफ वी हैव साइटोसोल एंड इस तरफ वी हैव एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड. तो जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये आता है व्हाई, व्हेन देयर इज अ स्मॉल बिल्डअप ऑफ नेगेटिव आयंस इन द साइटोसोल, और जो आपका बिल्डअप होगा पॉजिटिव आयंस का वो होगा ECF, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में. ठीक है. तो जो ये सेपरेशन है ना, द स्मॉल बिल्डअप ऑफ योर नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस एट दिस स्टेज, दिस इज योर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. ठीक है. सो ये जो सेपरेशन है ये एक तरीके की फॉर्म है ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. तो आप बोल सकते हो कि ये जो सेपरेशन है आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का, दिस इज अ फॉर्म ऑफ योर पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. और इसको आप पोटेंशियल एनर्जी है तो आप मेजर किस में करोगे, या तो वोल्ट्स में कर लो या फिर मिली वोल्ट्स में कर लो. राइट. 1 मिली वोल्ट इज इक्वल्स टू 0.001 वोल्ट. राइट. तो जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा
किस में डिफरेंस होगा? चार्ज में अक्रॉस द मेम्ब्रेन, है ना, उतना ही ज़्यादा आपका ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा, ठीक है. सो रिमेंबर दिस, द मोर द डिफरेंस ऑफ द चार्ज अक्रॉस द मेम्ब्रेन, द लार्जर विल बी योर मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है. अब जो हमारे पास बात आती है दैट हाउ यू आर गोइंग टू मेजर इट, हाउ वी आर गोइंग टू मेजर दिस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, राइट. तो ये हम मेजर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल चलो वापस से, वी हैव दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट. तो यहाँ पे आप ऐसे इस तरीके से मान लो ये आपकी जो लिपिड बाइलेयर है, ठीक है. द होल अरेंजमेंट इज इन दिस मैनर. यहाँ पर वी विल हैव आवर, ओके लेट्स ड्रॉ इट अ बिट लोअर सो दैट वी कैन गेट द स्पेस. अब यहाँ पर इसके बीच में आई विल इंसर्ट वन इलेक्ट्रोड ओवर हियर, ठीक है. इसको आप बोलोगे रिकॉर्डिंग माइक्रो इलेक्ट्रोड, ठीक है. और एक और इलेक्ट्रोड होगा मेरे पास, वो मैं सेल के बाहर रखूंगी, जिसको हम बोलेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड. अब बाहर वाली साइड हमारे पास दिस इज ECF और दिस इज योर साइटोसोल, ठीक है. अब इसी को, जो ये आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, ये हमने बाहर की तरफ रखा, जो रिकॉर्डिंग वाला है उसको हमने सेल के अंदर इंसर्ट कर दिया. इतनी बात आपको समझ आई, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, अच्छा इलेक्ट्रोड है क्या? इलेक्ट्रोड तो वही आपका डिवाइस हो गया ना, जो कि इलेक्ट्रिकल चार्ज को कंडक्ट कर सकता है. सिंपल, इलेक्ट्रोड आपके वो डिवाइस हो गए विच आर एबल टू कंडक्ट योर इलेक्ट्रिकल चार्जेस, ठीक है. तो ये जो दोनों आपके इलेक्ट्रोड हैं, इसको हम कनेक्ट कर देंगे एक इंस्ट्रूमेंट से, राइट. यहाँ पर आप इन दोनों को कनेक्ट कर दोगे एक इंस्ट्रूमेंट से which is known as your वोल्ट मीटर, ठीक है. आप इसको कनेक्ट कर दोगे टू एन इंस्ट्रूमेंट वोल्ट मीटर. इसका काम क्या है इस वोल्ट मीटर का, कि ये डिटेक्ट करेगा कि इलेक्ट्रिकल डिफरेंस जो है मेम्ब्रेन के बाहर और अंदर वो कितना है, ठीक है. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिकल डिफरेंस है वो कितना है. तो यहाँ पर हमारे पास ना इस तरीके से ये आपकी मशीन होती है. इट्स नॉट अ परफेक्ट ड्राइंग बट टू गिव यू एन आइडिया, ऐसे कुछ. दिस इज द निडल विच विल गिव द वैल्यू. तो यहाँ पर वी हैव -70 मिली वोल्ट, यहाँ पर वी हैव 0 मिली वोल्ट, एंड इधर अगेन वी गोज टू +70 मिली वोल्ट. तो इससे आपका क्या होगा, एक अगेन वन इलेक्ट्रोड यू विल इंसर्ट इनसाइड द सेल, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड आप बाहर की तरफ रखोगे और इन दोनों को कनेक्ट कर दोगे वोल्ट मीटर से. अब यहाँ पर डिफ्लेक्शन होगी इस निडल की और ये शो करेगी कि इलेक्ट्रिकल डिफरेंस कितना है अक्रॉस योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है. तो अगर आप न्यूरॉन्स की बात करो, सी इफ वी टॉक अबाउट न्यूरॉन्स या नर्व सेल रेस्टिंग टाइम पर, ठीक है, तो उस समय उनका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इट रेंजेस फ्रॉम -40 टू -90 मिली वोल्ट, ठीक है. दिस इज द रेंज, -40 मिली वोल्ट से -90 मिली वोल्ट. तो टिपिकल वैल्यू हम लेकर चलते हैं -70 मिली वोल्ट. माइनस साइन का यहाँ पर क्या मतलब है कि जो सेल के जो अंदर की साइड है वो ज़्यादा नेगेटिव है एज कंपेयर टू द आउटसाइड, राइट. तो जो सेल इस तरीके का मेम्ब्रेन पोटेंशियल एग्जिबिट करता है उसको हम बोलते हैं कि भाई ये सेल हमारा पोलराइज्ड स्टेट में है ना. पोल्स बने हुए हैं ना मेम्ब्रेन के दोनों तरफ, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो पोल्स बन गए ना दो. अगर दोनों तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा तो कोई पोल तो नहीं बना. सो पॉजिटिव नेगेटिव अगेन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो हमारे पोल्स बन गए. तो आप इसको क्या बोल रहे हो, पोलराइज्ड स्टेट. समझ आई आपको ये बात. तो ज़्यादातर हमारे जो बॉडी सेल्स होते हैं वो पोलराइज्ड होते हैं, लेकिन उनका मेम्ब्रेन पोटेंशियल अलग अलग हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल हमारे नर्व फाइबर्स का या हमारे लार्ज स्केलेटल मसल का -90 मिली वोल्ट तक होता है. और जो आपके ऐसे सेल्स हैं जो एक्साइटेबल नहीं है, सपोज वी हैव RBC, है ना, वी हैव एपिथेलियल सेल्स, तो इनका जो रेंज होता है दैट इज -10 मिली वोल्ट और दे कैन बी -20 मिली वोल्ट, है ना.
तो नॉन एक्साइटेबल सेल्स का इतना रहता है, बट एक्साइटेबल सेल्स का इट रेंजेस फ्रॉम -40 to -90 मिली वोल्ट, है ना. सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर. अब ये बात तो आपको समझ आ गई रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है क्या और कैसे मेजर करना है. नाउ वी कम टू द पॉइंट कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल किस फैक्टर्स की वजह से अपीयर हुआ, है ना. सो द फैक्टर्स जिसकी वजह से वी हैव 3 मेजर फैक्टर्स जिनकी वजह से ये हुआ, आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एग्जिस्टेंस में आया. सो नंबर 1 वी हैव unequal distribution of ions. कहाँ पर होगा आयन का डिस्ट्रीब्यूशन? ECF और साइटोसोल में. in the ECF and cytosol. Then we come to the point कि I will explain you this point. Inability of most anions to leave the cell. And then the last we have your sodium, potassium, ATPase. सो ये 3 फैक्टर्स है जिसकी वजह से दिस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अराइजेस. सबसे पहला अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा? देखो आयंस कौन कौन से होते हैं, ECF और इधर ये हमने पहले डिस्कस किया था, ठीक है. अब उनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कहाँ पर? ECF और साइटोसोल में. फॉर एग्जाम्पल आपका जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है वहाँ पर सोडियम के आयंस, क्लोराइड के आयंस ज़्यादा हैं, और साइटोसोल में आपका मेन केटायन होता है पोटाशियम, है ना. और आपके बाकी एनायंस, फॉस्फेट्स ये प्रेजेंट है, ठीक है. फॉस्फेट है और जो आपके ATP से अटैच हैं, ठीक है. अमीनो एसिड है प्रोटीन के अंदर, है ना. ये हो गए आपके एनायंस, ठीक है. फॉस्फेट एंड योर अमीनो एसिड इन प्रोटीन्स, ठीक है. तो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स जो आपके हैं, तो ये तो हो गए आपके एनायंस, ठीक है. अब क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारी, आई विल शो यू द डायग्राम, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारे पोटाशियम के जो लीक चैनल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है. ये जो आपका पोटाशियम का लीक चैनल है ये ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू योर सोडियम लीक चैनल्स, मतलब नंबर ज़्यादा है. यहाँ पर फिर से आपको पोटाशियम का मिल जाएगा. तो जो पोटाशियम के लीक चैनल्स हैं वो ज़्यादा हैं कंपैरेटिव टू द सोडियम लीक चैनल्स. तो इसकी वजह से क्या होगा, जो आपका पोटाशियम है ना, अभी मैंने क्या बोला, पोटाशियम आपका कहाँ प्रेजेंट है? इनसाइड. यहाँ पर हमारे पास पोटाशियम ज़्यादा है, ठीक है. तो जो आपके पोटाशियम के आयंस हैं ये डिफ्यूज करेंगे, और डिफ्यूजन कैसे होता है? डाउन दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब ये आउट ऑफ द सेल चले जाएंगे, है ना. एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में चले गए, ठीक है. अब मैंने क्या बोला, सोडियम कहाँ है? सोडियम बाहर ज़्यादा है, ठीक है. लेकिन सोडियम का लीक चैनल तो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कम दिख रहा है. तो अगर हम पोटाशियम से कंपेयर करें तो ये कम एंटर कर पाएंगे ना फ्रीक्वेंटली एज कंपेयर टू द पोटाशियम. तो पोटाशियम ज़्यादा बाहर जा रहा है ना, और जो सोडियम है वो कंपेरेटिवली कम अंदर आ पा रहा है. तो अब क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉजिटिव पोटाशियम है वो एग्जिट कर रहा है, एग्जिट एग्जिट एग्जिट, अलर्ट अलर्ट अलर्ट, राइट. सो इट इज़, जो आपका पोटाशियम है वो देखो बार बार एग्जिट कर रहा है, ज़्यादा एग्जिट कर रहा है. तो पोटाशियम तो पॉजिटिवली चार्ज था, वो एग्जिट कर रहा है. तो मेम्ब्रेन के अंदर कैसा चार्ज हो जाएगा? इट विल बिकम नेगेटिव, क्योंकि अब क्या बच गया आपके पास? ये दोनों एनायंस बच गए, फॉस्फेट और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स. तो ये एनायंस आपके फिर ज़्यादा डोमिनेट कर जाएंगे, ठीक है. तो इसलिए अंदर की साइड आपकी नेगेटिव हो जाएगी और बाहर मेम्ब्रेन की साइड आपकी पॉजिटिव हो जाएगी. आई होप यू गेट इट. सी आई विल मेक इट मोर इजी टू अंडरस्टैंड. ओके, हेयर वी हैव द डायग्राम. देखो यहाँ पर हमारे पास पोटाशियम का लीक चैनल है, इधर ये सोडियम का लीक चैनल है. ATPase इज डिफरेंट, ठीक है. तो कंपेरेटिवली हमारे पास पोटाशियम के लीक चैनल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं. और मैंने आपको कंसंट्रेशन बता दी, ECF में आपको मिलेगा सोडियम एंड क्लोराइड आयंस, साइटोसोल में आपको मिलेगा पोटाशियम और एनायंस,
कौन से दो एनायंस? नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स, एंड ये आपके साइटोसोल में ज़्यादा मिलेंगे। अब एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन भाई क्या होता है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट। ठीक है, तो पोटाशियम यहाँ पर ज़्यादा है साइटोसोल में, तो वो कहाँ मूवमेंट शो करेगा? इनटू योर ECF, है ना। सोडियम बाहर ज़्यादा है तो वो कहाँ मूवमेंट शो करेगा? अंदर की तरफ। लेकिन पोटाशियम के चैनल ज़्यादा हैं तो पोटाशियम ज़्यादा बाहर चला जाता है कंपेरेटिव टू सोडियम, जो कि कम अमाउंट में अंदर आ पाता है। तो इसकी वजह से जो इनसाइड है वो आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एनायंस आपके डोमिनेट कर रहे हैं और बाहर वाली साइड आपकी पॉजिटिव रह जाती है। इतनी बात आपको समझ आई? अब हमारा सेकंड फैक्टर क्या था ज़रा? इनएबिलिटी ऑफ मोस्ट एनायंस टू लीव द सेल। अब पोटाशियम बाहर जा रहा है, एनायंस भी तो बाहर जा सकते हैं, वो क्यों नहीं जा पा रहे? बात तो सही है ना, एनायंस भी बाहर जा सकते हैं बट वो नहीं जा पा रहे, क्योंकि ज़्यादातर जो आपके एनायंस होते हैं दे आर नॉट फ्री टू लीव, दे आर नॉट फ्री टू लीव। ठीक है, ऐसा नहीं है पोटाशियम को फॉलो करते हुए वो भी बाहर चले जाएं, नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वो कुछ मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच होते हैं, सच एज जैसे आपके, और वो वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं नॉन डिफ्यूजिबल, वो डिफ्यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि ATP, दिस इज़ अ नॉन डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल। ठीक है, और आपके कुछ लार्ज प्रोटीन्स। ठीक है, तो इसी रीज़न की वजह से आपके जो एनायंस हैं वो बाहर नहीं जा सकते, दे स्टे इनसाइड द साइटोसोल एंड मेंटेनिंग द नेगेटिव चार्जेस ऑन द इनसाइड, है ना। तो नेगेटिव चार्ज को वो मेंटेन करके रखते हैं अंदर। थर्ड हमारा क्या है? सोडियम पोटाशियम ATPase। अब इसका रोल क्या है? देखो यहाँ पर वी हैव दिस सोडियम पोटाशियम ATPase। अब देखो हमें ये पता लग गया कि भाई जो मेरी ये मेम्ब्रेन है ना, इसको सोडियम नहीं पसंद, है ना, तो सोडियम के साथ थोड़ा भेदभाव हो रहा है। तो सोडियम के लिए ये मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी कम है, क्योंकि हमारे पास सी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, सी। अब पॉइंट देख लेते हैं, जो हमारी मेम्ब्रेन है ना वो सोडियम के लिए ज़्यादा फेवर नहीं लेती है, तो वो जो है इट इज़ लेस परमिएबल, बोल सकते हैं कि परमिएबिलिटी जो है उसकी फॉर सोडियम, परमिएबिलिटी टू सोडियम आयंस इज़ लो। क्यों लो है? क्योंकि हमने बता दिया नंबर ऑफ लीक चैनल्स, नंबर ऑफ सोडियम लीक चैनल्स, नंबर ऑफ सोडियम लीक चैनल्स आर लो। इतनी बात समझ गए, है ना। तो ये लो है। अब सोडियम आयंस, इसके बाद भी सोडियम आयंस जो है ना वो धीरे धीरे डिफ्यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन एक तरीके से है तो ये पॉजिटिवली चार्ज ना, तो अगर ये धीरे धीरे भी अंदर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके लीक चैनल्स कम है, स्टिल आपके जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को तो ये ख़राब कर देगा ना, क्योंकि अंदर तो हमें नेगेटिव चाहिए, है ना, तो ये इसको तो ख़राब कर देगा। अगर ये सोडियम आता रहा, सोचो पॉजिटिव अंदर आता जा रहा है धीरे धीरे करके ही, बट ये आपके रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को ख़राब कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, तो इसी को फिर मेंटेन करता है आपका, इसी को बचाने के लिए मैदान में उतरते हैं दिस योर सोडियम पोटाशियम ATPase। ठीक है, ये सोडियम पोटाशियम ATPase क्या करता है? ये एक तरीके का पंप है। ठीक है, ये क्या करेगा? ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को बनाए रखने में हेल्प करता है। कैसे? ये क्या करेगा? जितना जल्दी हो सके ये सोडियम को बाहर भेजेगा और एट द सेम टाइम पोटाशियम को अंदर लेकर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि पोटाशियम के चैनल्स, लीक चैनल्स ज़्यादा हैं, तो पोटाशियम वापस से डिफ्यूज़ कर जाता है बाहर की तरफ। बात समझ गए आप? तो कितने लेकर जाता है ये देखो, बाहर ये लेकर जाता है 3 सोडियम आयंस को, और अंदर ये लेकर आता है 2 पोटाशियम आयंस को वापसी। ठीक है, और इसमें ATP का यूज़ होता है। ठीक है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ सोडियम पोटाशियम ATPase। बात समझ आई आपको? क्योंकि धीरे धीरे आपका जो सोडियम है वो अंदर आ रहा है,
तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसको बचाने के लिए हमारे पास है ये ATPase। ये क्या करेगा, 3 सोडियम को बाहर फेंकेगा और इसके बदले 2 पोटाशियम को अंदर लेकर आएगा। बट क्योंकि पोटाशियम के लीक चैनल्स ज़्यादा हैं तो पोटाशियम अपने आप ही बाहर चला जाता है। ठीक है, तो अब ये पंप क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज को रिमूव, ज़्यादा मोर पॉजिटिव चार्जेस को ये रिमूव कर रहा है फ्रॉम द सेल, है ना। देखो 3 सोडियम को भेज रहा है, बदले में 2 पोटाशियम को अंदर लेकर आ रहा है, तो ज़्यादा पॉजिटिव को ये बाहर भेज रहा है ना, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोजेनिक, जिसका मतलब दे कंट्रीब्यूट टू द नेगेटिविटी ऑफ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो इनका टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ वेरी स्मॉल, यानी कि ओनली -3 मिलीवोल्ट, -70 मिलीवोल्ट में से सिर्फ -3 मिलीवोल्ट ये कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, इन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, बट स्टिल दे हेल्प, ठीक है। सो दे आर इलेक्ट्रोजेनिक इन नेचर। तो आप इसको बोल सकते हो, इस पॉइंट पे हम क्या ऐड कर सकते हैं, इलेक्ट्रोजेनिक नेचर of sodium potassium ATPase. So this was all about your resting membrane potential. I hope आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, -70 मिलीवोल्ट हम मानकर चलते हैं, ठीक है। और ये किसकी वजह से हो रहा है, व्हाट आर द 3 मेजर फैक्टर्स, एंड दिस ब्यूटीफुल डायग्राम दैट आई हैव ड्रॉन फॉर यू, ठीक है। इससे आपको आई गेस ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। सो इफ़ स्टिल यू हैव एनी डाउट, और इफ़ यू कम अप विद एनी डाउट, do not hesitate to mention it in the comment section. I'll definitely try to answer them all. So keep learning, keep practicing. Thank you for your patience. Take care. Bye bye.